नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम अटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, एक खुशखबरी है। वर्ल्ड बैंक ने हिंदुस्तान के बारे में ये कहा है कि इमर्जिंग मार्केट्स एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज EMDE ऐसे 7 बड़ी जो है मुल्क हैं दुनिया में, उनमें से सबसे ज़्यादा जो GDP की ग्रोथ होगी वो हिंदुस्तान में होगी। अब ये फिगर तो उन्होंने दी है 6.9%, 6.9%। अब बल्कि ये अलग बात है कि हिंदुस्तान खुद जो है कंजर्वेटिव एस्टीमेट देता रहा है। खुद RBI ने कुछ रोज़ कबल कहा था 6.3% की रफ्तार से हमारी इकनॉमी बढ़ेगी, लेकिन वर्ल्ड बैंक ज़्यादा पुरुमीद है और वो कह रहा है कि दुनिया की 7 बड़ी जो इकनॉमीज़ है, मतलब इमर्जिंग मार्केट्स एंड डेवलपिंग इकनॉमीज़ में से, उनमें से सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ होगी वो भारत की होगी। अब ये अलग बात है कि अभी तो इस वक्त तक तो जो पोजीशन जा रही है इस हिसाब से जा रही है, लेकिन अगर कल कुछ भी नेचुरल कैलेमिटी हो जाती है, जैसे सैलाब आ जाते हैं या बरसात बढ़ जाती है या कुछ भी ऐसा होता है, तो उसकी वजह से अगर कुछ नीचे ऊपर हो जाए तो ये अलग बात है, जिसको हम अंग्रेज़ी में बोलते हैं barring any unforeseen circumstances, it will remain 6.9%. The GDP growth will remain 6.9% for India. अच्छा, ये क्यों है? क्योंकि जो मौजूदा हुकूमत है ना, इसकी पॉलिसीज़ जो है वो बिज़नेस फ्रेंडली पॉलिसीज़ हैं। इन्होंने जो है एक तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, उसमें बहुत इजाफा किया है। यानी कोई भी इन्वेस्टर, सरमायाकार जब हिंदुस्तान में सरमायाकारी करना चाहता है तो उसे न सिर्फ मरकज़ की तरफ से मदद मिलती है, बल्कि यहाँ की जो स्टेट्स हैं, रियासतें हैं, वो आपस में कंपटीशन करती रहती हैं। अभी जैसे बीच में कुछ रोज़ महीने के बिल स्टेला का जो है इलॉन मस्क, उसने कहा था कि वो हिंदुस्तान में लाना चाहता है इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग, तो सब ने बड़ी कोशिश की। ये अलग बात है कि सेंटर की जो टैक्स की पॉलिसी थी, इसकी वजह से वो इधर नहीं आया। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कोई भी इन्वेस्टर आता है तो न सिर्फ सेंटर उनकी मदद करने के लिए तैयार रहता है, बल्कि जो स्टेट्स हैं ना, वो भी आपस में कंपटीशन करती हैं कि मेरे पास आइए, मैं आपको इससे ज़्यादा ये फैसिलिटी दूंगा। जहाँ तक मैन्युफैक्चरिंग का ताल्लुक़ है तो हमने आपको बताया था, मैं समझता हूँ एक 8-10 दिन के पहले हमने एक व्लॉग किया था, जिसमें हमने बताया था कि हिंदुस्तान की जो PMI है, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, PMI जो है, जो कि मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग की जो सूरत हाल उसके बारे में बताती है, वो सबसे ज़्यादा जा रही है। तो जिसकी वजह से हमें कभी उम्मीद है कि न सिर्फ सर्विसेज सेक्टर तो इंडिया का वैसे भी ज़बरदस्त काम करता है, और जिसकी वजह से पिछले साल हमारी सिर्फ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सर्विसेज जो एक्सपोर्ट की, उसकी वजह से $250 बिलियन की कमाई हुई थी, और दूसरी एक्सपोर्ट 400 की हुई थी, यानी $650 बिलियन की पिछले साल हमारी एक्सपोर्ट थी। इस साल कभी उम्मीद है कि ये $800 बिलियन तक जा सकता है, और ये वजह इसकी यही है कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, अभी वो एक है PLI, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। उसमें आप अगर मैंने कुछ
यानी सेक्टर चुने जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे टेलीकॉम है, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है, ऐसे कुछ सेक्टर चुने जाते, टेक्सटाइल है, उनके लिए एक फिगर अनाउंस की जाती है कि हम आपको इतना $1 बिलियन की जो है सब्सिडाइज करेंगे। तो उसमें वो जितना प्रोडक्शन निकाल सकते हैं, वो जितना ज़्यादा निकालेंगे तो उनको उतनी ज़्यादा सब्सिडी मिलती है, और इसकी वजह से भी मैन्युफैक्चरिंग में तेज़ी आती जा रही है। नाज़रीन, ये अलग बात है कि बाकी दुनिया जो है उसकी हालत खस्ता हो चली है। अब जाहिर है इसकी वजह जो है वही है जो सबके साथ है। पहले कोरोना की मार पड़ी, कोरोना की वजह से लॉकडाउन हुआ, कारखाने बंद हो गए, उसके बाद फिर उसमें से निकले ही मुश्किल से थे, तो फिर रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया जिसकी वजह से तेल महंगा हो गया, और उसके बाद अभी कुछ महीनों से लगातार तकरीबन 6-8 महीनों से पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन यानी अफरात ज़र की जो शरह है ना, वो आसमान को छूने लगी है। और इसकी वजह से जो सेंट्रल बैंक्स हैं दुनिया भर के, जैसे अमेरिका का फेडरल रिज़र्व है, या इंग्लैंड का बैंक ऑफ इंग्लैंड है, हिंदुस्तान का रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो ये क्या करते हैं कि इन ऑर्डर टू कंट्रोल दी रेट ऑफ इन्फ्लेशन दे हाइक इंटरेस्ट रेट, वो शरह सूद बढ़ा देते हैं। और जब शरह सूद बढ़ जाती है तो जो बिज़नेस पीपल हैं ना, उनकी कमाई मार खा जाती है, और वो कई लोग तो फिर नई इन्वेस्टमेंट करने से भी कतराते हैं, और इसकी वजह से फिर जो है ग्रोथ रेट में कमी वाक़ई होती है। अमेरिका की जो ग्रोथ रेट है वो सिर्फ 0.5% है, सिर्फ 0.5% है, और जबकि यूरोप की जो ग्रोथ है ना वो तो सिफर रहेगी, 0%। और अगर कुछ और मुश्किल हो गई है, जंग और भी तूल पकड़ी, तो फिर रिसेशन में जा सकता है यूरोप। और मैं आपको बता दूं, शायद किसी को न भी मालूम हो, कंटिन्यूअसली 2 क्वार्टर्स की जो रिपोर्ट आती है ग्रोथ की, अगर उसमें पीछे जाता है यानी ग्रोथ नहीं होती, पॉजिटिव ग्रोथ नहीं होती जीडीपी में लगातार 2 क्वार्टर्स के लिए, तो फिर ये डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ये मुल्क जो है मंदी में आ गया है, या रिसेशन में आ गया है, फंस गया है। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, तो पाकिस्तान की भी पहले तो कुछ उम्मीद बनी थी कि शायद बन जाए, लेकिन ये सैलाब जो आ गया इसने तो उसकी कमर तोड़ के रख दी। और अभी पाकिस्तान के लिए जो वर्ल्ड बैंक की जो पेशन गोई है वो भी वही है 1.7%, जैसे पूरी दुनिया की है बकौल उनके। तो हमें पाकिस्तान की उम्मीद, अच्छा आइंदा साल हो सकता है पाकिस्तान की, यानी 23-24 में, ये अभी 22-23 चल रहा है, इसमें 1.7% उन्होंने पेशन गोई की है, और 23-24 में वर्ल्ड बैंक कहता है कि पाकिस्तान की बढ़कर 2.5% तक जा सकती है। नाजरीन, खैबर पख्तूनख्वा के 16 मजहबी रहनुमा, मुल्ला कह सकते हैं, आलिम उलमा कह सकते हैं, वो इकट्ठे हुए और उन्होंने मिलकर ये एक फतवा दिया है, और उन्होंने कहा है कि जिहाद की जो काल है वो सिर्फ किसी भी इस्लामी मुल्क का जो अमीर हो वो दे सकता है। यानी यूं कह सकते हैं कि अगर पाकिस्तान को जिहाद करना है तो इस वक्त पाकिस्तान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है, वो दे सकता है। अभी इसका मैं आपको पस मंज़र बताता हूँ। इसका पस मंज़र ये है कि लगातार तहरीक तालिबान पाकिस्तान वालों की तरफ से जो पाकिस्तान की अफवाज पर, पुलिस पर, पैरामिलिट्री फोर्सेस पर और इंस्टॉलेशन पर हमले हो रहे हैं और कत्ल किए जा रहे हैं आर्मी के जवान। तो इसकी वजह से जो ये तंग आ गए हैं, तो अभी क्या है, वो तालिबान वाले भी जो कुछ कर रहे हैं, भले वो पाकिस्तानी सिपाहियों का कत्ल कर रहे हैं, तो भी कहते हैं ये इस्लाम के लिए जिहाद है। तो अभी उनकी जो ये
थिंकिंग है उसको डाइवर्ट करने के लिए पाकिस्तान सरकार ने ऐसा किया है कि उलमा की तरफ से ऐसा फतवा निकाला है। लेकिन ये बात तो जनाब ऐसी हो गई कि चित भी हमारी पट भी हमारी। अभी जब ओसामा बिन लादेन ने या अलकायदा वालों ने 9/11 का वाक़या किया था, ट्विन टावर्स गिराए थे 2001 में, तो उस वक़्त मुस्लिम उम्मा ने ये कहा था कि ये जिहाद है, जबकि ओसामा बिन लादेन एक प्राइवेट पर्सन था और उसको किसी भी इस्लामी मुमलकत की हुकूमत के अमीर ने ये फतवा नहीं दिया था, ये नहीं कहा था, कॉल नहीं दिया था कि तुम जिहाद करो अमेरिका के खिलाफ, लेकिन उसको यही बताया गया। और फिर अभी जब भी मेरे ख्याल में 2011 में इसका कत्ल किया गया ओसामा बिन लादेन का पाकिस्तान में एबटाबाद में, तो उस वक़्त इमरान खान ने ये कहा था कि ओसामा बिन लादेन शहीद है। तो ये तो ऐसा है कि आपको अगर अच्छा, या इसी तरह फिर पाकिस्तान की जो दहशतगर्द तंजीमें हैं जैसे लश्कर तैयबा है या जैश मोहम्मद है, हिजबुल मुजाहिदीन है, अब ज़ाहिर है तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी वैसी ही है। ये अलग बात है कि अभी वो पाकिस्तान सरकार के ख़िलाफ़ काम कर रही है, नहीं तो पहले तो ये सबको अच्छा लगता था इनके साथ मिल बैठना और फैसले करना। तो वो जब ही पाकिस्तान की ये जो दहशतगर्द तंजीमें जब हिंदुस्तान में करती हैं कुछ भी, तो उस वक़्त वो कहते हैं कि ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। मैं आपको 26/11 के वाक़े की बात कर रहा हूँ जिसमें आसिफ जरदारी ने ऐसा कहा था। तो इसका मतलब तो वो जिहाद नहीं कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान की आवाम तो उस वक़्त यही बोल रही थी कि ये जिहाद कर रहे हैं। और वो 10 के 10 जो दहशतगर्द थे जिनमें से 9 कत्ल हो गए और एक को बाद में फिर गिरफ्तार किया गया, अजमल कसाब, जिसके ऊपर केस चला गया और बाद में उसको मौत की सज़ा हुई। तो पाकिस्तान वाले तो या बाकायदे दूसरे लोग भी उनको मुजाहिद कह रहे थे। लेकिन अभी जब पाकिस्तान की सरकार को टीटीपी वालों ने तंग कर रखा है तो वो इस किस्म के फतवा जारी कराते हैं कि जिहाद की जो काल है वो सिर्फ इस्लामी मुल्क का अमीर ही दे सकता है। नाज़रीन, इमरान खान भले ही कितना अपने आप को ईमानदार बोले, लेकिन उसके जो आमाल हैं वो उसके खिलाफ निशानदही करते हैं। अभी पंजाब सरकार ने प्लान बनाया है, लाहौर नाम उसको नाम दिया है लाहौर 2050, लाहौर प्लान 2050, और उसमें कई जो है आसपास के जो गांव हैं वो लाहौर शहर में ज़म किए जाएंगे और उन पर बड़ी बड़ी कॉलोनीज़, अर्बनाइजेशन, मतलब नए नए रोड, नए नए बंगले, फ्लैट्स, बाज़ारें बनाई जाएंगी। मतलब ये है कि जो बिल्डर माफिया है उनकी चांदी हो जाएगी। तो कुछ लोगों ने इसके खिलाफ कि ज़्यादा अर्बनाइजेशन से, एक तो पहले ही लाहौर की AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है बहुत ख़राब जा रही है, उसके बाद अगर ऊपर से और ज़्यादा अर्बनाइजेशन हुई तो लाहौर में लोगों का रहना मुहाल हो जाएगा। पहले ही अस्थमा वालों को बहुत तकलीफ़ होती है। तो उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में इसके खिलाफ रिट पिटीशन फाइल की थी। तो कल लाहौर हाई कोर्ट ने ये जो प्लान है लाहौर 2050 उसके ऊपर हुक्म इम्तनाई यानी स्टेटस को या स्टे ऑर्डर निकाल दिया है। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।